T1 और T2। आप मुझे बताओ इसका जो स्लोप होगा इस ग्राफ का वो क्या देगा? आई अपॉन वी। यस सर। आई अपॉन वी किसके बराबर होता है? 1 अपॉन तो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस 1 अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब है जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। कंपेयर कर ले। ठीक। सर B4 भी बता दीजिए। दो कंडक्टर्स दे रखे हैं, सेम मटेरियल सेम लेंथ के। कंडक्टर इज अ सॉलिड वायर is a hollow tube of outer diameter this and this, find the ratio of resistance। आपको मैंने बताया था रेजिस्टेंस हमेशा होता है रो एल बाई ए, ठीक है। दोनों का सेम मटेरियल है, मतलब रेजिस्टेंस दोनों, रेजिस्टिविटी दोनों का सेम सेम लेंथ है, मतलब एल दोनों की सेम। अब एक सॉलिड वायर दे रखा है डायमीटर 1 मिलीमीटर का, तो क्रॉस सेक्शन बना। एक के अंदर कितने पूरे में करंट जाएगा और एक इस तरह जाएगा। एरिया लिख सकता है इसका और इसका? यस सर। हो गया कुछ? सर A1 बता दिए। जहाँ पे मटेरियल होगा वही करेगा ना, जहाँ पे मटेरियल होगा उसको सॉल्व कर लेगा। बस वही एरिया आएगा जहाँ पे मटेरियल होगा। लेंथ तो सेम ही है, रेजिस्टिविटी सेम ही है, बस हो गया। ओके सर। और बोलो सेक्शन बी में और कोई doubt? सर A1 बता दिए। सर A1 सर आवाज नहीं आ रहा। हेलो सर। मेरी आवाज आ रही है बच्चों? यस सर अब यस सर। सर अब तो A1 भी बताओ। यस A1 में डाउट है। फाइंड द चार्ज थ्रू अ सेक्शन ऑफ द वायर इन 3 सेकंड, द एवरेज करंट फॉर दैट इंटरवल। बोल भाई क्या डाउट है इसमें? मैंने फॉर्मूले लिखवाने रखे मैंने क्लास में। फॉर्मूले लिखवाए नहीं लिखवाए मैंने क्लास में? वो डाउट वाली जनता, अब मुंह तो खोल। हो जाएगा सर, dq बाई dt करके इंटीग्रेट कर दिया बस। आपको बोला मैंने, पूरे क्लास में लिखवा रखा है कि जो डेल्टा क्यू होता है, कितना चार्ज पास हुआ, वो आई डी टी का इंटीग्रेशन है। एवरेज करंट जो होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन है। सालों का ये बुक तो खोल के देखा करो यार। पहले सवाल में डाउट आता तो मैं थोड़ी शर्म नहीं आती कि यार देखना चाहिए यार, पहला सवाल नहीं बन रहा अपने से। सर सेक्शन A एंड B थे ना सर? हाँ सेक्शन ए और बी, मैंने वही पूछ रहा हूँ। सेक्शन सी में कुछ होमवर्क दिया था क्या मैंने? C1 to C3। क्वेश्चन दिए थे। ओके C1 से C3 दिया था, ठीक है। बताओ C1 C2 C3 किसी में डाउट? C1 C1 में डाउट। सेल दे रखा है, कांस्टेंट ईएमएफ प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ हीट during the same time in two independent and they are separately connected across the terminal of the cell, one after the other. Find the internal resistance of the cell. Cell of constant produce the same amount of heat during the same time in two independent resistors. Okay, when they are separately connected across the terminals of the cell, दोनों में same amount of heat ही निकल रही है, ऐसा कह रहा है। One after the another, find the internal resistance during the same time वो भी। तो देखो यार इसमें अब क्या करना पड़ेगा। हाँ जैसे सर्किट बनाता हूँ, ठीक है, ध्यान देना। एक बार अपन ने R1 ले लिया, बैटरी E स्मॉल r, ठीक है, और ये R1 एक बार R2 में कन्वर्ट होगा और बोल रहा है दोनों में सेम टाइम में सेम अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है। तो मुझे बताओ अभी अगर मुझे इसमें हीट निकालनी होगी, इस R1 में कितनी निकलेगी? तो फॉर्मूला क्या होगा? I स्क्वायर R1। तो
तो क्या लिखूंगा, ई स्क्वायर R1 प्लस आर का होल स्क्वायर, क्या ये करंट है, सोच के देख लो, यस सर। ठीक है, इनटू R1, आई स्क्वायर R1 फॉर्मूला लगाया, इक्वल टू ई स्क्वायर R2 प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू R2। क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है वो कर दो। वो बोल रहा है हीट सेम करो सेम टाइम में। आपको पता है हीट का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर इंटू टी होता है, क्योंकि सेम टाइम है तो टी दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और अपनी ये Yes, इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको एक ही तो वेरिएबल है स्मॉल आर, बाकी सब तो नॉन है, ई स्क्वायर कैंसिल हो गए, यहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा। आया समझ, फॉर्मूला लगाना था बस, क्या है, कुछ नहीं है सवाल। और किस में डाउट है, C2 में कोई पार्ट में डाउट, ABCDEFGH में? सर एच। एच में डाउट है, इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट अक्रॉस बॉक्स। बॉक्स से कितना इलेक्ट्रिक पावर निकला? बॉक्स क्या चीज है, रजिस्टर है, बॉक्स में क्या चीज है, देखा तुमने? सर 9 ओम है रेजिस्टेंस। जैसे दोनों डायग्राम देख लेते हैं, इसके अंदर आपको दिख रहा है कि करंट उल्टा आ रहा है, इसका मतलब इसके अंदर बैटरी भी होगी। ये जो पहला वाला है इसके अंदर बैटरी होनी जरूरी है, खुद सोचो, नहीं तो अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो इसमें से तो करंट निकलना चाहिए था ना। और अगर ये बैटरी में से बैटरी के अंदर करंट आ रहा है, इसका मतलब है इसके अंदर बैटरी होनी जरूरी है। ठीक है, क्या बोला, इन द फॉलोइंग डायग्राम बॉक्सेस में कंटेन रजिस्टर और बैटरी और एनी अदर एलिमेंट। तो यहाँ पर बैटरी होगी और यहाँ पर करंट ऐसे दौड़ रहा है, मतलब यहाँ पर रजिस्टर होगा। हेलो सर। ठीक है, सर आपके वॉइस तो अब देखो क्या पूछा, आवाज कट रहा है सर आपका। तो वॉइस कट रहा है सर आपका। सर डिस्टर्बेंस वॉइस भी कट बहुत रहा ज्यादा आ रहा है सर आपके है, एक बैकग्राउंड। सेकंड रुको। चलिए अब ठीक है, थोड़ा बेटर है। यस सर अब ठीक है। यस सर। चलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे पहले वाले सिस्टम में तो बैटरी होगी, तो देख के समझ में आ रहा है बैटरी होनी चाहिए, तभी करंट उल्टा डायरेक्शन में दौड़ेगा। ठीक है, और दूसरे वाले एलिमेंट में अपने रजिस्टर मान गया। अब इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट अक्रॉस बॉक्स, तो बैटरी में से पावर क्या होता है, बैटरी का पावर EI होता है, और रजिस्टर का पावर क्या होता है, वो आई स्क्वायर आर होता है। तो ये तो करना है। बैटरी का पावर हमेशा ध्यान रखना, बैटरी पावर देती है या लेती है, मतलब जैसे कोई बैटरी है उसके अंदर वो अगर करंट देगी, है ना, ये अपन जानते भी हैं, बैटरी कभी लोड की तरह काम करती है, कभी सोर्स की तरह काम करती है। अगर वो लोड की तरह काम करेगी तो वो पावर एब्जॉर्ब करेगा, और सोर्स की तरह काम करेगी तो पावर डिलीवर करेगा। यस दोनों सर। ही केस कितना पावर एब्जॉर्ब डिलीवर करता है उसका फॉर्मूला बच्चे, बैटरी के लिए फॉर्मूला हमेशा EI यूज करना है, रजिस्टर के लिए हमेशा आई स्क्वायर आर यूज करना है। और इसके एक एक पार्ट मैंने आपको बता ही दिए थे, रेट एट विच मैंने सारे क्लास में करवा रखे हैं ये पार्ट्स, तो ये हो जाने चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है सवाल में। सर हाँ, जब लोड की तरह काम करेगा तब भी EI से लिखेंगे सर उसका पावर। अगर लोड की तरह काम करेगा तो वो पावर एब्जॉर्ब करेगा, तो इसको बोलेंगे पावर एब्जॉर्ब विल बी EI, और अगर वो सोर्स की तरह काम करेगा तो पावर डिलीवर्ड विल बी EI। ठीक है, सर पीछे आंसर लेकिन 11 वॉट दिया है ए वाले का। ए वाले का क्या दिया है, सर 11 वॉट। 11 वॉट। देखो तुमने ई कितना नहीं पूछा होगा ना, जैसे ए पार्ट में कितना आंसर आया? एच का ए वाला फिगर के लिए। अरे हाँ, लेकिन ए पार्ट का आंसर क्या है? सर 10। एक सेकंड, द बॉक्सेस में कंटेन रजिस्टर और बैटरी और एनी अदर एलिमेंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बॉक्स, इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट अक्रॉस बॉक्स। यार या तो ऐसे करो, जैसे इसमें आपसे इसके बारे में तो पूछा ही नहीं है ना, इसकी वैल्यू निकालने को बोलिए क्या, बैटरी की और इसकी? नो सर।
कोई भी पार्ट में ABCDEFGH में कभी ये पूछा है कि इसके अंदर कितना बैटरी है, इसके अंदर कितना रजिस्टर है? नहीं पूछा ना। नहीं। हाँ तो ठीक है, तो ऐसा सोचो कि ये जितना पावर देगा, जरा सोचना, ये जितना पावर देगा, या बोला ना इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट अक्रॉस बॉक्स, तो ये जितना पावर देगा क्या वही इतना पावर ये एब्जॉर्ब करेगा? जितना ये देगा उतने तो ये एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि अपने को दिख रहा है कि इस वाले केस में, पहले वाले केस में ये पावर, तो जरा सोचो बैटरी सर, कितना आपकी एब्जॉर्ब आवाज करेगा? बैटरी नहीं आ तभी भी रही। एब्जॉर्ब EI आवाज करेगा। सर आपकी आवाज कट आवाज रही नहीं आ है। रही थी सर। एक सेकंड। ये बैटरी ऐसा लोड काम करेगा, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तब देखिए ये जो 10 वोल्ट का बैटरी है ये एज अ लोड काम कर रहा है, और आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो अब इसने जो भी पावर एब्जॉर्ब किया होगा, इस वाली बैटरी ने जो भी पावर एब्जॉर्ब किया होगा, वो दिया तो इसी ने होगा। ठीक, सर तो इससे अब होगा क्या कि जैसे इस बैटरी के अंदर करंट कितना आ रहा है, 1 एम्पियर, बैटरी में करंट आ रहा है 1 एम्पियर, तो EI तो करेगा। और क्या ये रेजिस्टर पावर उड़ा भी रहा होगा? रेजिस्टर पावर उड़ा भी रहा होगा, कितनी उड़ा रहा होगा? I² इंटू स्मॉल r। तो रेजिस्टर के पास जो पावर आ रही है, सुनना, और जो बैटरी पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, ये सारा काम कर कौन रहा है? वो ये वाला सोर्स ही तो कर रहा है। बात समझ में आ रही है? यस तो सर। EI प्लस I² R कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका 11 वॉट आंसर आ जाएगा। आई वॉज अंडर द इंप्रेशन के मुझे इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है कि ये एक प्योर बैटरी है। हालांकि क्वेश्चन में कहीं बोला हुआ नहीं है ना कि इसके अंदर जो बैटरी होगी, जरा समझना, इसके अंदर जो बैटरी होगी वो मतलब आइडियल बैटरी है, या हो सकता है रजिस्टर भी हो उसके अंदर, इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है इस बैटरी के पास, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी नहीं है सवाल में। तो अपन क्या करेंगे, उल्टा काम करेंगे, अपन चालू करेंगे सॉल्व करना इस पर्टिकुलर बैटरी से। इसके बारे में सोचो, इसके पास जो भी पावर आ रही है वो आ तो यहीं से रही होगी, तो इसने जो पावर एब्जॉर्ब किया और जो पावर एमिनेट किया, वो सब कुछ आया कहाँ से? यहाँ से आया। तो बस आपने 10E इंटू आई प्लस I² R कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? यस सर। सर अब बी वाले के लिए भी बता दीजिए, बी वाला फिगर के लिए। अब बी वाले में उल्टा केस है, इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट अक्रॉस बॉक्स। तो जरा खुद सोच, इसमें तो क्या है, ये 10 वोल्ट की बैटरी जितना पावर दे रही है उसमें से 1 ओम तो ये खुद ही खा जा रहा है, तो अल्टीमेटली कितना पावर दे रहा है? सर माइनस 9। करना पड़ेगा यहाँ, बस। सर पीछे -9 दिया है। अरे क्योंकि इसमें आउटपुट पूछा है ना। हाँ हाँ ठीक है सर, हो गया। हम्म। आगे बताओ, C3 में कोई दिक्कत? सर बी वाला। C3 में B, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देन फाइंड द ऑर्डर एट विच द पॉइंट X, Y एंड Z। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये तो क्या है, करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है या घटता है? क्या डाउट है इसमें? सर करंट तो कैसे फ्लो वाई। करेगा? X से Y, Y से Z जाएगा ना। सबसे ज्यादा पोटेंशियल X का आएगा, फिर Y का आएगा, फिर Z का आएगा। और सी जब वाला। पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखना चाहोगे तो नेगेटिव आएगा ना। तो बस सर करंट की पीछे डायरेक्शन में आंसर पोटेंशियल घटता है, क्या डाउट है? सर पीछे क्या बी का आंसर y फिर x इक्वल्स टू z है सर। बाई फिर x इक्वल्स टू z। अरे X और Z तो दिख ही रहे हैं, कोई है ही नहीं पोटेंशियल ड्रॉप। X और Z के बीच में अपन ने नहीं करा था किरचॉफ वोल्टेज लॉ, नहीं लगाया था पूरे सर्किट में। मैं बोलता हूँ किसी पॉइंट को 0 मान लो और फिर घूम फिर के आओगे तो वापस 0 पे आओगे, तो क्या मैंने अगर इसको 0 माना है तो क्या ऑटोमेटिकली ये पॉइंट भी 0 पर है, ये पॉइंट भी 0 पर है, ये पॉइंट भी 0 पर है? समझ में आ रहा है? वो तो वही वाली बात हो गई ना। आप देखो ना, Z और X के बीच में क्या कोई बैटरी या कोई रेजिस्टर है क्या? डायरेक्ट स्ट्रेट वायर से कनेक्टेड है ना। यस सर। तो कोई X और Z के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा, वो तो ठीक है। लेकिन जब मैं इसकी बात करूंगा Y की और Z की, Y और Z की कंपैरिजन करेंगे
तो आप जरा यहाँ पे डायग्राम में देखो कि अब ये बी कौन है, बी बैटरी है, तो बैटरी का तो कुछ पता नहीं चलता अपने को, लेकिन अगर ये करंट रजिस्टर में इस तरीके से जा रहा है, अगर ये करंट रजिस्टर में इस तरीके से जा रहा है, तो क्या अपन 100% बोल सकते पोटेंशियल एट y विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट z? Yes, sir. देखो अब अपने को बैटरी का सिंबल, बैटरी के अंदर तो कुछ भी हो सकता है ना। अब जैसे खुद सोचो करंट ऐसे जा रहा है, तो क्या बैटरी इस तरह की होगी? यस सर। तभी तो करंट एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो इस पॉजिटिव डायग्राम से भी समझ सकते हैं क्या क्या पोटेंशियल एट y विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट x। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सोचो, अगर करंट ऐसे है तो बैटरी इस तरह का बनेगी, बैटरी का सिंबल ऐसा होगा, करेक्ट। और Yes, अपन sir. जानते हैं कि ये z और x दोनों सेम पॉइंट से कनेक्टेड हैं, तो पोटेंशियल एट z इक्वल टू पोटेंशियल एट x भी होगा। ये पूरी कहानी हो गई। सर वायर रेजिस्टेंस भी नहीं होगा ना सर? वायर जब कंडक्टिंग वायर दे रखा होता है तो अपन मान के चलते हैं कि कोई रेजिस्टेंस नहीं मानना है उसका। कंडक्टिंग वायर अगर दे रखा है तो पोटेंशियल ड्रॉप अपन नेग्लिजिबल मानते हैं। अब ऑब्वियस आप बोलोगे सर पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं होगा, करंट फ्लो कैसे होगा? वो पॉइंट ये होता है कि अगर जैसे मान लो कि ये y और z में जस्ट इमेजिन करो 10 वोल्ट का ड्रॉप आया, 10 वोल्ट का ड्रॉप आया, तो z से लेकर x तक में पोटेंशियल ड्रॉप तो आएगा, ऐसा तो इम्पॉसिबल है पोटेंशियल ड्रॉप ना आए। लेकिन ये अगर जैसे मान लो इसमें 10 वोल्ट का ड्रॉप आया, तो z से लेकर x में हो सकता है 0.01 वोल्ट का ड्रॉप है, नेग्लिजिबल सा ड्रॉप है, उसको अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं। आप खुद सोचो अगर मैं ऐसे बैटरी बनाता हूँ, ठीक है, रजिस्टर बनाया, ये बैटरी बनाया, सोचना है ना। तो अगर मैंने ये E बोला तो इसका पोटेंशियल E, इसका पोटेंशियल 0। अब अगर मैंने इसका पोटेंशियल E बोला तो इसका पोटेंशियल में E नहीं बोल सकता, टेक्निकली तो नहीं बोल सकता ना, क्योंकि अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम हुआ तो करंट दौड़ेगा क्यों? ठीक है, लेकिन वो ड्रॉप इतना नेग्लिजिबल होता है, कंडक्टिंग वायर है ना और ये रजिस्टर है, तो रजिस्टर के अंदर ड्रॉप अच्छा खासा होगा, लेकिन जो कंडक्टिंग वायर होता है उसमें ड्रॉप नेग्लिजिबल होता है, तो उसको अपन नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कंडक्टिंग में कभी भी आप पोटेंशियल ड्रॉप नहीं मानोगे, मानने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? बच्चों समझ में आया? यस सर। चलिए, तो ये अपना हुआ सेक्शन ए, इतना ही दिया था मैंने, है ना। और पार्ट 2 में दिया था कुछ। सब पार्ट 2 में भी था ए बी। ओके, पार्ट 2 में आ जाओ। चलिए पार्ट 2 सेक्शन ए, बताओ कोई डाउट? और A5 कुछ बोल रहे हो? कितना, कौन सा? A5? A5 बोल रहे हो? When Yes, no sir. current is passed through a conductor, the average speed of a free electron over a large period of time is 0. देखो एवरेज स्पीड तो बहुत गड़बड़ टर्म है ना। एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस तो कभी 0 होता नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा ऐसे 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 करके जा रहा होगा, डिस्टेंस हमेशा ऐड ही होता है। Yes. तो पहला स्टेटमेंट तो गड़बड़ हो गया। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव, ये भी गड़बड़ है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन ओवर अ लार्ज, एवरेज वेलोसिटी आ गया देखो, ऑफ टाइम इज 0। एवरेज ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट एन इंस्टेंट इज 0। डी सही है सर। ये का मल्टीपल करेक्ट है क्या? नहीं सर, डी यस सही सर, है। सी और डी दोनों है। यस डी और डी सी और डी दोनों सही लग रहे हैं। ये अपन जानते हैं, जैसे डी वाला स्टेटमेंट ये कहाँ से पता है अपने को? थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, हाँ, अपने केटीजी में सिखाते हैं। और एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम इज 0। एवरेज वेलोसिटी अपने का आप फॉर्मूला क्या कैंसिल होता हो है? जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बहुत लार्ज टाइम में डिस्प्लेसमेंट नेट 0 मान सकते हो, कहीं जाएगा ही नहीं वो, क्योंकि आपने उसको ड्रिफ्ट कराया ही नहीं। अगर ड्रिफ्ट ही नहीं है तो अल्टीमेटली वो कहीं नहीं जा रहा, लार्ज पीरियड ऑफ टाइम में वहीं का वहीं घूमेगा। तो बस सी और डी दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट स्टेटमेंट है सारे। समझ में आ गया? ए और बी के अलावा सी और डी दोनों सही है। Yes, sir. सर और A4 का सेक्शन ए भी में समझा दीजिए। सर बस सी वाला है। क्या सी वाला क्या? सर सी वाला में यही रीजन है ना कि मतलब लास्ट टाइम ऑफ पीरियड में डिस्प्लेसमेंट सर आसपास ही होगा। डिस्प्लेसमेंट ना के बराबर होगा, हाँ सही बात है। ड्रिफ्ट ही नहीं है ना। ड्रिफ्ट कब आता है? जब करंट आएगा। अगर ड्रिफ्ट ही नहीं है तो एवरेज ड्रिफ्ट ही तुम्हारा 0 है, तो इसका मतलब है तुम कहीं नहीं हो, तुम बस अड़ोस पड़ोस में घूम फिर के अपने घर पे आ जा रहे हो। यस। A current passes through the wire of a non-uniform cross section. Which of the following quantities are independent of the cross section? बोल भाई इसमें क्या है? अब ये तो क्या है, थियरी है, याद कर लो, क्या बोलूं इसमें।
ठीक है सर। आगे B2 सेक्शन बी में, C2 में सर। एक सेकंड, सेक्शन बी में पहले, सेक्शन बी में कोई दिक्कत? B2 करंट डेंसिटी दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, नहीं बता रहा मैं। सेक्शन सी में कहाँ तक सर दिया था? C3 C2 सर, सर C2 C3 में कोई ये नहीं पता चल रहा है कि वो जो अच्छा क्या करंट है वो किस साइड फ्लो कर रहा है बैटरी में, क्या ठीक है, लोड चलो की सी, तरह हो रहा है ठीक कि है, सोर्स की तरह हो रहा है? देखते हैं बेटा। C3 की बात करते हैं। और C2 में भी डाउट है किसी को? कोई कह रहा था? Yes, sir. Okay. Power generated from a uniform wire across a supply is H. If the wire is cut into n equal parts and all the parts are connected in parallel across the same supply, the total power। अरे यार, जैसे देख, एक रेजिस्टर था, बात समझ, उसमें से H पावर निकल रहा था, तो H को आप क्या लिखोगे? सप्लाई सेम है ना, देख ध्यान रखना, सेम सप्लाई, तो क्या same। लिखोगे? E²/R, ऐसे लिखो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें सप्लाई सेम रखी है, करंट सेम नहीं रखा है। सप्लाई का मतलब होता है बैटरी, बैटरी सेम रखी है, तो इनिशियली H = E²/R है। अब क्या किया इन्होंने, ऐसे अब R रजिस्टर जो था उसके n टुकड़े कर दिए, n टुकड़े करके सबको पैरेलल कर दिया, समझ में आ रहा है? सबको पैरेलल कर दिया, और इस वापस आपने E बैटरी से लगा दिया, ये देखो ऐसे। तो अगर पहले R के तुमने n टुकड़े कर दिए, तो हर एक का रेजिस्टेंस कितना हो गया? R/N, 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 समझ में आ रहा है? yes और ये सब तुम्हारे पैरेलल में है, सब पैरेलल में। अगर पैरेलल में होंगे तो तुम फॉर्मूला कैसे लगाते हो? 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ऐसे लगाते हो फॉर्मूला। तो क्या बनेगा देखो, n/R + n/R + n/R, इस तरीके से आप जोड़ते जाओगे। ऐसे कितने टर्म्स हैं? And ऐसे n टर्म्स हैं। तो क्या R इक्विवेलेंट आप लिख सकते हो कि ये आ जाएगा R/n²। yes, sir. yes अगर R इक्विवेलेंट R/n² आ गया, तो अब बताओ जो नई हीट आएगी वो कितनी होगी? E²/R होता है, तो R/n²। तो क्या ये n² आ गया? Yes. सर हम लोग ये R/N कैसे कर सकते हैं? मतलब हम लोग को कैसे पता कि R/N ही जाएगा हर रजिस्टर में? बच्चे, तूने एक रेजिस्टेंस है इतना बड़ा L लेंथ का, उसको तूने 2 टुकड़े कर दिया, तो लेंथ L/2 नहीं हो जाएगा? अच्छा हाँ सर, इक्वल टुकड़ा हो गया ना, ठीक। हाँ, और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। हाँ सर सही है। बस n टुकड़े करोगे तो R/n हो जाएगा। यही देखो, कॉपी करने कर लो। सर आज हम टैप पे पढ़ेंगे। हाँ बेटा, टास्क स्टेप पे पढ़ेंगे। और बोलो, और कोई डाउट? सर टेस्ट में करंट इलेक्ट्रिसिटी कहाँ तक आएगा? बेटा जहाँ तक अपन सेक्शन पढ़ेंगे बी वहां तक, तक आएगा। सेक्शन बी तक आ रहा है। आप अभी उस पर ध्यान दो, उसके पहले बता दूंगा, क्योंकि अभी जो मैं पढ़ाऊंगा उसको पढ़ोगे तो सही, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पढ़ोगे, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे सर, आगे नहीं पढ़ेंगे, ऐसा तो होता सर नहीं है। टेस्ट इसी तो संडे अभी को है। करंट टॉपिक्स तो पढ़ते रहो बेटा, मुझे ध्यान नहीं है यार, वो देखना पड़ेगा, बता दूंगा मैं आपको अगर डाउट तो बता 4th of दूंगा। July को है सर टेस्ट। टेंशन मत लो, मैं जो होगा, अगर टेस्ट इस संडे को होगी तो मैं अभी ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, और इस संडे को नहीं होगी तो ठीक है। और वैसे भी हमेशा जो करंट टॉपिक्स चल रहे होते हैं ना, जो प्रेजेंट टॉपिक्स होते हैं, उसको तो मान के चलो कि जहां तक सर पढ़ाएंगे वहां तक आएगा, और उस तरीके से ही पढ़ना होता है। अगर मान लो बोलोगे नहीं बच्चे सेक्शन बी तक ही आएगा, तो क्या तुम रेगुलर पढ़ना बंद कर दोगे क्या? ऐसा तो नहीं है। तो बस अभी पढ़ने पे ध्यान दो। चलिए, डन हुआ, मैं इसको मिटा रहा हूँ। सर C3 वाला सर क्यों वो बैटरी लोड की हाँ, तरह ये- काम करेगा कि? हाँ देख रहा हूँ बेटा, एक मिनट। इफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज प्रोपोर्शनल टू करंट, ले कितना बड़ा प्यारा सा वर्ड लिखा है, ड्रॉन फ्रॉम सेल। करंट ड्रॉ करने का मतलब क्या है? लोड की तरह काम कर रहा है। सोच के देख। ना 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 ना, सेल से ड्रॉ कर रहे हो तुम, सेल से करंट ड्रॉ करने का मतलब है सेल से करंट खींच रहे हो। लोड की तो तरह लिख रहा काम होगा कर ना, रहा है। लोड नहीं बेटा, सोर्स की तरह काम करेगा। source सोर्स की तरह काम करेगा। करंट ड्रॉन, अभी जैसे मान लो मैंने एक बैटरी बनाई, ऐसे सोच, और करंट ऐसे निकल रहा होगा किसी रजिस्टर में, तो इस बैटरी से करंट ड्रॉ कर रहे हो ना तुम। अच्छा हाँ ड्रॉ सर, मतलब विड्रॉ टाइप का। हाँ सर हाँ। हाँ, तो इस बैटरी में से करंट निकाल रहे हो, तो बैटरी कैसे काम करेगी? एज अ सोर्स काम करेगी, ध्यान रहे। एनीवेज C3 में डाउट होता है जनरली, बताता हूँ मैं C3 में क्या करना है।
जिसका हो गया अब शांत रहे। C3 वाला देखो क्या कर रहे हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, स्मॉल r जो है वो डायरेक्टली I के प्रोपोर्शन में है, ये दे रखा है। देन द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये सोर्स की तरह काम कर रहा है, तो क्या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो E माइनस आई आर होता है ना। और R प्रोपोर्शनल टू I है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ सर आवाज लैग कर रहा है। आवाज बहुत ठीक है, आवाज कट रही सर। आवाज कट रही है। यस सर बहुत। चलो वापस बोलता हूँ मैं बोल रहा हूँ जैसे जो आपका क्वेश्चन है C3, उसमें आपको ये तो समझ में आ गया कि वैसे सोर्स काम कर रहा है। अगर जैसे सोर्स काम करेगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो E माइनस आई आर लिखना चाहिए अपने को। ये समझ में आता है सबको? यस सर। ठीक है। और आपको ये अलग से बता दिया गया है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। अगर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है तो क्या मेरी पोटेंशियल की इक्वेशन बन जाएगी E माइनस सम कांस्टेंट इनटू I स्क्वायर। यस सर। यस सर। अब इसका ग्राफ कैसा है देखो, पैराबोलिक होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। V इक्वल टू E माइनस के आई स्क्वायर। और आपको समझ में आ रहा है कि हाँ यार यहाँ पे तो ग्राफ पैराबोलिक होगा। और उल्टा। वापस किस तरह का पैराबोलिक होगा? आपको दिख रहा है कि उल्टा। आई स्क्वायर नेगेटिव साइन के साथ है, इसका मतलब है फेसिंग डाउनवर्ड्स। आपका ये वाला करंट हो गया क्लियर। ये तो पैराबोलिक है, बस पैराबोलिक की क्वेश्चन देखनी थी, ढूंढनी थी, हो जाएगा। अब C3 तक ही दिया था है ना। यस। चलिए ठीक है, क्लास नोट ओपन करो, डीपी बाद में डिस्कस करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। सर बोलो बेटा। सब में क्या बोला था कि वो सोर्स की तरह कैसे काम करेगा? अरे क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ना कि करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अगर करंट तुम ड्रॉ कर रहे हो सेल में से तो वो तो पावर दे रहा होगा ना। करंट ठीक है। ड्रॉन फ्रॉम द सेल लिखा है ना, वो ड्रॉन का मतलब क्या हुआ कि करंट एक्चुअली बैटरी को करंट दे रहा है। अगर बैटरी करंट दे रहा है तो ठीक है, सही है, मीनिंग समझ में आ रहा है। सोर्स चलिए तो ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस वाली, और एक सवाल दिया था मैंने क्लास में आप लोगों को पढ़ने के लिए, किया आप लोगों ने? यस सर। क्या आंसर आया? सर 9 और 2। 2 मीटर। हाँ, एक का आएगा शायद 9 मिनट, एक का आएगा 2 मिनट। 2 मिनट। हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया, Yes, sir. ध्यान देंगे। जिन लोगों का हो गया ठीक है, जिन लोगों का नहीं हुआ प्लीज चेक करें क्या हो रहा है। आपको उसमें बोला गया है कि एक जो हीटर है, हीटर 1, वो किसी पर्टिकुलर पानी को गर्म करने के लिए कितने मिनट ले रहा है? वो ले रहा है शायद 3 मिनट, है ना। और दूसरा हीटर ले रहा है 6 मिनट। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि जो जो हीट चाहिए, जो टोटल हीट चाहिए, है ना, हीट रिक्वायर्ड टू बॉईल वाटर, टू बॉईल गिवन वाटर, हीट रिक्वायर्ड टू बॉईल गिवन वाटर इज इक्वल टू, पहले वाले के अकॉर्डिंग, अगर पहले वाले हीटर का बच्चों पावर P1 मानता हूं तो क्या P1 इंटू 3 होना चाहिए, और दूसरे वाले के अकॉर्डिंग P2 इंटू 6 होना चाहिए। और लेट्स से इसी को मैं कैपिटल Q मान लेता हूं, जो मुझे हीट चाहिए। बात समझो, अगर जैसे मानो मैंने पहला हीटर यूज किया और लेट्स से मेरा पहला हीटर P1 पावर देता है, तो क्या 3 मिनट में उसको पूरा गर्म कर दे रहा है, तो P1 इंटू 3 मेरा हीट सप्लाई हो गया। और दूसरा जो पावर दे रहा है वो P2 इंटू 6 देगा, और वो भी देगा तो कैपिटल Q ही, क्योंकि उसका पावर कम है शायद, इसलिए 6 मिनट ले रहा है। अब इसने क्या किया, दोनों को सीरीज में लगा दिया। अब जब आप सीरीज में लगाओगे, इसीलिए मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे पिछली क्लास में, ताकि ये सब चीजें बहुत आसानी से हो जाए। अगर सीरीज में है तो आप मुझे बताओ, इस बार जो अभी देनी तो अभी भी हीट Q ही है, लेकिन इस बार अगर सीरीज में लगाओगे तो कुछ P इक्विवेलेंट इंटू T डैश टाइम लगेगा। अगर आपने दो हीटर्स को सीरीज में लगा दिया तो अल्टीमेटली कितना पावर देगा वो तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन डिसाइड करता है। और आपको ये पता है कि जो दो इक्विवेलेंट आप जब लगाते हो, है ना, मतलब दो हीटर्स को, रजिस्टर को सीरीज में लगाते हो, वो जो पावर देता है
वो कितना देता है? वो देता है P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। हाँ सर। मैंने क्लास में लिखवा रखा है, तो हो गया। यस सर। क्योंकि आपको सीरीज के अंदर पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, पैरेलल की तरह। तो जिस बच्चे ने वो चीज पकड़ ली उसको तुरंत हो जाएगा। तो देखो P1 को क्या लिख सकते हो, Q/3। P2 को क्या लिख सकते हो, Q/6 होल अपॉन Q/3 प्लस Q/6 इंटू T डैश। आसानी से यहाँ से T डैश सॉल्व करोगे, शायद 9 मिनट्स आ रहा है। और इफ पैरेलल, पैरेलल में सोचो अभी भी देनी, अगर पैरेलल में लगाओगे तब भी हीट तो कैपिटल Q ही देनी है, लेकिन क्या इस बार P1 प्लस P2 इंटू T डबल डैश हो जाना चाहिए। तो यहां से आपका T डबल डैश कितना 2 मिनट्स आ जाएगा। कहानी समझ में आई? यस सर। है ना? तो अब इसीलिए पिछली क्लास में जो मैंने आपको पूरा डेरिवेशन कराया था, तबियत से पूरा डेरिवेशन बताया था कि भाई ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। उस रिजल्ट को भी याद रखो, फाइनल फॉर्मूला जो मिला है, और वो ध्यान रहे। देखो आप किसी के मन में आ रहा होगा कि सर आपने तो बताया था कि ये फॉर्मूला तब आता है जब एक्सटर्नल सप्लाई है ना और इनका रेटेड वोल्टेज सेम होता है। ध्यान है, मैंने लिखवाया था वो, इफ V इक्वल टू V नॉट ओनली देन दिस फॉर्मूला होल्ड्स। अब आप बोलो सर क्वेश्चन में तो कहीं मेंशन ही नहीं है कि वो वोल्टेज सेम है। तो यही बात है कि आपके घरों में जो बिजली आती है वो तो एक फिक्स वोल्टेज पे ही आती है। तो जो हीटर 1 होगा या हीटर 2 होगा, और जब उनका कॉम्बिनेशन यूज करोगे तब भी इलेक्ट्रिसिटी तो सेम वोल्टेज पे ही आएगी। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। है ना? और ये प्रैक्टिकल चीज है। अब कोई बच्चा लड़ पड़े कि सर आपने कहाँ बोला है कि V बराबर V नॉट है, कैसे पता चलेगा? तो ये प्रैक्टिकल है यार, कि अपने घरों में जो रियल लाइफ में रेटेड वोल्टेज पे ही सारी चीजें आती हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी रेटेड वोल्टेज पे ही आती है, जो आपके डिवाइसेज हैं वो भी रेटेड वोल्टेज पे ही होते हैं। सबका वॉटेज अलग अलग होता है, सबका वॉटेज अलग अलग हो सकता है, लेकिन वोल्टेज सबका सेम होता है। वोल्टेज सबका सेम होता है, ये बात ध्यान रखिए। तो इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे पावर के बारे में लिख सकता हूँ कि जो सीरीज में लगाओगे तो पावर इक्विवेलेंट कुछ इस तरह का आएगा, पैरेलल में लगाओगे पावर इक्विवेलेंट कुछ इस तरह का आएगा। कहानी क्लियर? यस सर। यस सर। इस तरह के सवाल बच्चों में बता रहा हूँ, उसको स्टार मार्क करना, बहुत काम के हैं। ऐसे सवाल एक्चुअली अपनी शीट में थोड़े कम दे रखे हैं। जेई मेन के अंदर बड़े काम, क्या जेई मेन को बड़े पसंद है ऐसे सवाल, तो ये स्टार मार्क करना इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेन लिख देना। सर आज हम लोग किसी पे पढ़ेंगे क्या, बोर्ड पे नहीं? हाँ बेटा, नहीं। कॉपी किया बेटा? यस सर। हाँ सर। चलो तो Yes, अब sir. अपन स्टार्ट कर रहे हैं यार नेक्स्ट सेक्शन, एंड दैट इज सर्किट प्रॉब्लम्स। यस। अब इसमें कुछ स्टैंडर्ड तरीके होते हैं सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व करने के, उन तरीकों पे अपन ध्यान देंगे। ये चीजें सिंपल होती हैं, और अपन इनफैक्ट आप मानो नहीं मानो आप ऑलरेडी सीख चुके हो सर्किट प्रॉब्लम कैसे करना है। आपको मैंने केवीएल लगाना सिखा दिया ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जंप करके कैसे जाते हैं, ये आपको मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। तो ये चीज जो आपने सीखी है बस वही है, इस पूरे सेक्शन में वही करते रहना, बिना डरे और बिना ऐसे सोचे कि यार ये तो आता ही नहीं है तो बहुत टफ लग रहा है। डायग्राम को देख के कभी पहली बात तो घबराना नहीं, डरना नहीं। और आपको जैसा बोलता जा रहा हूँ, जो प्रॉब्लम्स आपको पहले से आते हैं यार, सीरियसली आपको आते हैं प्रॉब्लम, कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम में, है ना? तो अब देखो मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम बेसिक सा है, समझते हैं। सर ये मतलब क्वेश्चन ही है या फिर नोट्स के हाँ तौर पे? बिल्कुल बिल्कुल, अब समझ लो, अब कोई थियरी है ही नहीं, अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है सब। ठीक है ठीक है, सर। अब आपकी जो दुनिया है वो पूरी क्वेश्चन ही क्वेश्चन से भरी हुई है, तो अब देखते जाओ, मजा आएगा। ये है 10 वोल्ट की बैटरी, और देखो 10 वोल्ट का मैंने कोई इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं किया है, इसका मतलब है ये एक आइडियल बैटरी है। ठीक है, तो इधर है ये 20 वोल्ट है, ये 2 ओम है, और इधर की जो बैटरी है वो 15 वोल्ट है, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम है। बहुत सिंपल सा, मतलब ये आपके सामने डायग्राम दे रखा है, सर्किट दे रखी है, आपसे पूछा है फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। ये पहला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे। फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। तो देखो, अब आपको मैंने एक सिंपल चीज बताई थी, क्या बताई थी? कि अपन सर्किट में, बहुत ढंग से सुनना बच्चों, अटेंशन रखना पूरा।
अपन सर्किट में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान सकते हैं, मैंने बताया था आपको, याद है सबको? यस सर। यस सर। यस सर्किट में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल आप 0 मान सकते हो। उसका रीजन भी मैंने बताया था, क्योंकि आप जब सर्किट में घूम फिर के आते हो तो इवेंचुअली, अब जैसे मान लो मैं इसको V बोल भी दूंगा और अगर मैं इस पूरे सर्किट में KVL लगाऊंगा तो V इवेंचुअली कैंसिल ही होने वाला है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान, लेट से मैंने इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लिया, लेट मैंने इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लिया। अब जरा अपने दिमाग से बताओ, अगर ये 0 है तो क्या ऑटोमेटिकली ये भी 0 वोल्ट होना चाहिए और ये भी 0 वोल्ट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इनके बीच में कोई पोटेंशियल ड्रॉप करने वाला एजेंट है ही नहीं। पोटेंशियल ड्रॉप कौन कराता है? या तो बैटरी या तो रेजिस्टर, रजिस्टर। यस। है ना? जो मैंने तीनों कंसर्न पॉइंट्स आपके सामने मार्क कर रखे हैं, उन तीनों के बीच में आप देखो कोई डायरेक्ट ना तो बैटरी है ना रेजिस्टर है। मतलब अगर इसको मैंने 0 माना तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। आई थिंक ये सबको समझ में आया। आया सर। ठीक, अगर ये 0 है बच्चे तो मुझे बताओ इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना होना चाहिए? -10, सॉरी +10, +10 +10। +10। यस सर, प्लस। नीचे से ऊपर जा रहे ठीक हैं। है, बिल्कुल। आप खुद देखो, तो छोटी बिल्डिंग से बड़ी बिल्डिंग पे जंप करना है तो पोटेंशियल राइज होता है, तो ये 10 वोल्ट हो गया। अगर ये 10 वोल्ट हो गया तो लॉजिकली ये भी 10 वोल्ट हो गया और लॉजिकली ये भी 10 वोल्ट हो गया, क्योंकि वापस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, वापस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। यहाँ तक की कहानी सबके दिमाग में जानी चाहिए, बिल्कुल सिंपल चीज है। अब बने रहो, बने रहो। अब अगर मैं इस 10 वोल्ट से यहाँ पे जंप कर सकता हूँ? आप बोलोगे हाँ सर जंप तो कर ही सकते हो। नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि मुझे इस रेजिस्टर में जंप करने के लिए करंट पता होना चाहिए। क्या मुझे इस वाले रजिस्टर में करंट पता है? नहीं पता, तो मैं यहाँ से जंप नहीं कर सकता, यहाँ से जंप नहीं कर सकते। लेकिन मैं नीचे से जंप तो कर सकता हूँ, यस सर। यस सर, पोटेंशियल पता है। Yes, पोटेंशियल पता है। तो अगर ये 0 है बच्चे, तो क्या इसका पोटेंशियल -20 होगा? -20 हो जाएगा ऊपर से नीचे। बिल्कुल ठीक, अभी तक बने हो सब लोग। अब देखो, अब यहाँ से मैं चला गया, अब यहाँ से जाऊंगा, अरे वापस नहीं जा पाऊंगा, क्यों? क्योंकि फिर से रजिस्टर आ गया और Current रजिस्टर नहीं में जंप तभी कर सकता हूँ जब मेरे को करंट पता हो। रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? I × R होता है ना। अब जब मुझे I नहीं पता तो मैं पोटेंशियल ड्रॉप नहीं लिख सकता, लेकिन वापस मैं ऊपर से नीचे तो आ सकता हूँ, यस सर। क्योंकि ये तो बैटरी है और बैटरी में जंप करना अलाउड है। तो इस जगह का पोटेंशियल कितना आएगा? -5। -5। -5 वोल्ट। हाँ सर। ठीक है बेटा, जो मैंने किया है इसके हर क्वेश्चन में यही करना है। आप लोगों को जितना हो सकता है किसी पॉइंट का 0 मानो और जंप करना आना चाहिए। बम 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 जंप करते रहो इधर से उधर, और जितनों के पोटेंशियल लिख सकते हो लिख दो। तो कई बार रास्तों में अड़चने आएंगी, जैसे यहाँ पे जंप नहीं कर पाए तो देखो कोई और तरीके से पोटेंशियल लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ पे जैसे यहाँ से यहाँ पे लिख पाए, यहाँ पर जैसे ऊपर से नीचे लिख पाए, यहाँ पे नीचे से ऊपर लिख पाए, है ना? तो लेकिन यहाँ से नीचे से ऊपर जाना अलाउड नहीं था, यहाँ पे ऊपर से नहीं जाना अलाउड नहीं था। अलाउड नहीं था मतलब ऐसा नहीं जा नहीं सकते, प्रॉब्लम ये है कि करंट ही नहीं पता तो फायदा नहीं होगा, है ना? तो इसलिए अपन ने इन सब, अब देखो जरा, बोलो। सर जो पहला वाला था सर 0, उसमें नीचे से ऊपर जा रहे थे सर, +10 हो गया, +10 वोल्ट। हाँ, और सर जो दूसरा वाला था सर उसमें भी तो सर माइनस क्यों किया उसमें? अरे गधे, ऐसे क्या कर रहा है यार? नीचे से ऊपर जाना इंपॉर्टेंट नहीं है यार। बैटरी का तो वो तो देख, बैटरी का पोलैरिटी तो देख। क्या बैटरी की बड़ी बिल्डिंग से छोटी बिल्डिंग में जंप कर रहा है ना यहाँ पे, यस सर। और यहाँ पे छोटी सर, बिल्डिंग से बड़ी समझ बिल्डिंग गया जंप सर, कर रहा समझ है। गया, तो फिर यार ऐसे डाउट आ रहा है तेरे को? समझ गया। चलो, तो सर, 0 से सर जैसे कि हाँ, सर ये सीधा करंट फ्लो कर रहा है सर, इसके सर जो सेकंड वाला 2 ओम का रेजिस्टर है सर वो बीच में आ रहा है, इसलिए हमने नीचे के सब 0 मान लिया ना, उसके बीच में कोई नहीं आ रहा है। आपको पोटेंशियल ड्रॉप लेना है, तो अगर रेजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप तभी ले पाओगे जब उसमें करंट पता हो। अब सवाल में साला पूछा ही तो करंट है, तो ऑब्वियस ही बात है करंट नहीं पता है। अगर करंट नहीं पता है तो ऊपर से नीचे तो आ नहीं पाओगे, तो नीचे से ऊपर चले गए, यस सर। क्योंकि यहाँ पे सहूलियत थी। जरूरी नहीं है कि हर बार आप इस तरीके से जंप कर पाओ, है ना? तो ऊपर से नीचे नहीं जा पा रहे थे इस बार। लास्ट वाले में सेम काम किया है। अब यहाँ पे ये 10 वोल्ट है, ये 15 वोल्ट की बैटरी है, तो इस बार मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ ना। तो ये बड़ी बिल्डिंग, छोटी बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग से छोटी बिल्डिंग पे जाओगे तो माइनस करके आना पड़ेगा। तो 10 - 15 कितना होता है? आजकल -5 ही होता है। अरे हाँ ना? यस सर, हमेशा ही माइनस। हाँ हाँ ठीक है, चलिए। तो अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो अब देखो जरा, मुझे क्या इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मिल चुका है? यस। नीचे वाला है -20, ऊपर वाला है 10। बने रहो, ढंग से देखो। अगर मुझे, तो इसका मतलब है इस 2 ओम के अक्रॉस
मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिल चुका है 30 वोल्ट का, और करंट आएगा नीचे की तरफ कितना, 30/2। करंट क्या होता है, V बाई आर ही तो होता है। इस रेजिस्टर के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता है। वैसे ही इस रेजिस्टर के अक्रॉस, ये 1 ओम की अगर मैं बात करूंगा, तो 1 ओम में करंट ऊपर जा रहा होगा। आप बोलो सर ऐसे कैसे जा रहा होगा, अरे क्योंकि ये लोअर पोटेंशियल है, जीरो हायर पोटेंशियल है। और कितना डिफरेंस आएगा, तो क्या यहाँ पर 5 एम्पियर लिख सकता हूँ सीधे सीधे, क्योंकि रेजिस्टेंस तो 1 ओम ही है। यस देखो कितना मस्त है यार, इसमें कुछ भी नहीं है। सर्किट आप ढंग से देखो, आप Yes, इस बात sir. को समझो कि करंट अपन कैसे निकालते हैं। अगर मुझे रेजिस्टर के अक्रॉस, सुनना बने रहना, अगर रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, ये करंट ही तो होता है। तो क्या मुझे ये दोनों रेजिस्टर जो सर्किट में दे रखे हैं उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है? यस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, करंट ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाएगा, है ना। तो करंट दोनों ब्रांच में मिल चुका, करंट दोनों ब्रांच में मिल चुका। तो अब देखो डायग्राम थोड़ा वापस बना रहा हूँ आपके लिए, समझ में आएगा। कहानी आपके सामने पूरी है। कहानी क्या है, क्या ये जो 5 एम्पियर है बच्चे, वो ऐसे जाएगा, 5 एम्पियर इधर इधर, है ना, और नीचे की तरफ 15 एम्पियर जाएगा। दिख रहा है ना, 30/2 15 ही होता है। तो Yes. नीचे की तरफ 15 जा रहा है, यस सर। यहाँ की तरफ 5 आ रहा है। तो अब खुद सोचो, क्या इस जगह पे कितना जा रहा होगा, 10 एम्पियर जा रहा होगा। 10 एम्पियर क्यों, कैसे सर? इधर से, सॉरी, इधर से 10 एम्पियर आ रहा होगा। अबे तभी तो इसे 15 जाएगा। यस सर। हाँ देखो सर, बहुत छोटी बात बता रहा हूँ। सर वो जैसे नीचे से 15 जा रहा है, ऐड हो गया। हाँ, वो नीचे का किसी भी एक जंक्शन पॉइंट को देख लो, नीचे का देख लो या ऊपर को देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वापस बता रहा हूँ, ढंग से सुनो, बहुत लॉजिकल है यार, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है। आपने ऊपर वाले सर्किट को सॉल्व कर लिया, आपने पता लगा लिया कि इस वाली ब्रांच में ऊपर की तरफ करंट जा रहा है 5 एम्पियर, और इस वाली ब्रांच में नीचे की तरफ करंट जा रहा है 15 एम्पियर। ये आपने पता लगा लिया, डायग्राम आपको दिख रहा है। तो अब इस जंक्शन पॉइंट पे ध्यान दो, अगर यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा है और नीचे 15 जा रहा है, तो भाई यहाँ से 10 आएगा तभी ना पॉसिबल है। यस यस ठीक है। यस सर। और अब इसको एक स्पेशल नाम देना हो तो मैं दे दूंगा। इसका पता है स्पेशल नाम क्या है, जो मैंने अभी किया, इसको अपन बोलते हैं KCL, किरचॉफ करंट लॉ। जो अभी आपने कर दिया ना, उसको ही किरचॉफ Yes, sir. करंट लॉ बोलते हैं। तो मैं आपको देखो ना, प्रॉब्लम जो बता रहा हूँ वो लॉजिक से बता रहा हूँ, आप लॉजिक से करो। एक सेकंड, आप लॉजिक से करो। और लॉजिक में आपको कोई लॉ की जरूरत नहीं है। जैसे आप, मैंने पोटेंशियल ड्रॉप किया, पोटेंशियल राइज किया, तो पोटेंशियल राइज पोटेंशियल ड्रॉप में आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ नाम का टर्म यूज क्यों करना है, क्या जरूरत है? अपने को समझ में आ रहा है कि यार करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। बैटरी में कभी छोटी बिल्डिंग से बड़ी बिल्डिंग में जंप करेंगे तो पोटेंशियल राइज होता है, बड़े छोटे पे आएंगे पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो ये जो बेसिक बातें जो आपको मैंने चैप्टर के स्टार्ट में बताई थी, उसी को यूज करके सवाल सॉल्व करना है। और सबसे पहला स्टेप, आप किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लो, उसमें कभी हिचकिचाहट मत करना। किसी पॉइंट को 0 मान लो। अब कई बार मैं आपको थोड़ा लॉजिक बताता हूँ, लॉजिक भी देता हूँ। जैसे मान लो किसी बच्चे ने ऊपर वाले पॉइंट को 0 मान लिया, दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, जो हो सकती है थोड़ी, जो मुझे पर्सनली लगती है, कि इस पॉइंट का पोटेंशियल फिर -10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -10। अब जब -10 आता है, कोई गलती नहीं है, -10 लिखो, लेकिन -10 जब लिखते हो ना, तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि माइनस में कई बार आप गड़बड़ कर देते हो। इसलिए मेरा मन हमेशा ऐसा होता है कि मैं ऐसे पॉइंट को पोटेंशियल 0 मानूं कि बाकी सबका पोटेंशियल प्लस में आ जाए। बात समझ में आ रही है? तो हमेशा मैं ऐसा करता हूँ। जरूरी नहीं बेटा कि आप भी ऐसा करो। आप किसी, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, किसी भी पॉइंट को 0 मानोगे ना, तब भी आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि पोटेंशियल अज्यूम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लो, अगर बस जस्ट इमेजिन करो कि अगर मैंने ऊपर वाले पॉइंट का, ऐसे करो, ऊपर वाले पॉइंट का मैंने 10 वोल्ट माना होता, तो क्या नीचे वाला पॉइंट, सॉरी, ऊपर वाले पॉइंट का मैंने 0 माना होता, तो नीचे वाला कितना बनता, -10 बन रहा था। जस्ट इमेजिन करो, ठीक है। तो अब आप जरा सोचो, तो इस रेजिस्टर के ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल क्या आता उस केस में, जरा सोच के देख। अगर ये -10 है और फिर अपनी ऐसी बैटरी होती, ऐसी बैटरी होती, आप बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या आता? तो इस पॉइंट का ऑटोमेटिकली -30 आ जाता है। चेक करके देखो। तो बच्चे तब भी आंसर देख ले, 15 एम्पियर ही तो आ रहा है। यस तो आप इस बात को महसूस करो, सब लोग एक साथ, कि यार पोटेंशियल 0 कहीं पर भी मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो हमेशा सेम ही आता है। पोटेंशियल डिफरेंस को फर्क नहीं पड़ता है, तो करंट तो सेम ही आएगा।
लेकिन मेरा सजेशन बस ये है कि 0 ऐसे पॉइंट को मानो जो आपको दिक्कत कम दे। बात समझ में आ गई? सर वो पता कैसे चलेगा कि मतलब इस पॉइंट को मारेंगे दिक्कत कम? एक्सपीरियंस है यार, अब उसमें क्या पता क्या चलेगा, मतलब धीरे धीरे पता चलेगा। तू मान के देखना, मतलब तू ऊपर वाले को 0 मान लेना, बैटरी की शक्ल देखकर तो समझ में आता ही है ना यार। यस सर, जहाँ राइज होगा उसके हाँ। नीचे रख लेंगे ना। हाँ, जहाँ पे राइज होगा उसके नीचे तुम 0 मानो, ताकि उधर वाले पॉइंट का पोटेंशियल पॉजिटिव लिखा जाए। तुम ऊपर वाले का 0 मानोगे तो तुम्हें खुद ही दिख रहा है कि नीचे वाले पॉइंट का -10 आ जाएगा, तो -10 को देख के छी वाली फीलिंग आनी चाहिए और +10 को देखकर अच्छा लगना चाहिए। बस इतना सही टास्क है और कुछ है ही नहीं। हाँ सर, कॉपी कर लो इसको। सर ये लेफ्ट साइड की ब्रांच में करंट क्यों नहीं लिखा सर? नीचे 10 एम्पियर क्योंकि जाएगा ना लेफ्ट में। लेफ्ट साइड में आ तो गया ये रहा 10 एम्पियर, क्या है ये, लेफ्ट साइड से तो आ रहा होगा। सर नीचे सर उसके, क्या नीचे भाई? सर उसके नीचे वाली ब्रांच सर। ये यस सर। अबे देसी तो वही होगा ना, इधर 10 एम्पियर जा रहा होगा तो कैसा, क्या बिल्कुल ही खाली है क्या? 10 एम्पियर तो आ रहा होगा यहाँ से भी। ओके सर। लिखना क्या होता है वो तो अंडरस्टूड है, हर चीज लिखनी जरूरी थोड़ी है। ब्रांच का मतलब अभी वो तो अंडरस्टूड है भाई, ये तो सीरीज है ना, ये तीनों सीरीज नहीं है क्या? दिस एंड दिस आर इन सीरीज। इसमें जितना करंट जाएगा उतना जक मार के जाना ही पड़ेगा ना, कि करंट कहीं से खो जाएगा क्या? तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो यहाँ पे समझाने के लिए मैंने लिखा है। नहीं लिखो तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। आपने अगर 10 एम्पियर में बोल दिया तो इट इज इम्प्लाइड कि वो यहाँ से और यहाँ पे सेम ही होगा, लिखने की जरूरत थोड़ी है यार। ठीक है, चलिए, तो ये अपन ने सॉल्व किया। कॉपी कर लो यार फटाफट। देखो क्वेश्चन के अंदर ही मैंने सब बना दिया है, तो आप लोग भी चाहो तो जो मैंने 10 वोल्ट लिखा है उसको हो सके तो रेड पेन से लिखना, ताकि आपको ध्यान रहे कि क्वेश्चन में गिवन क्या था और अपन ने सॉल्व क्या किया। सर हाँ बच्चे बोल। सर ये 30/2 एम्पियर केस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस करंट होता है बच्चे। ओके सर। ओम्स लॉ लगा रहा हूँ बस मैं। सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि करंट हमेशा लोअर से हायर ही जाएगा? क्योंकि क्या पता वो लोअर चार्ज से हायर कभी भी नहीं बैटरी। बोला, हायर से लोअर जाएगा भाई। रजिस्टर में हमेशा हायर से लोअर जाता है, बैटरी में नहीं बोल रहा हूँ, रजिस्टर में बोल रहा हूँ। मैंने रजिस्टर को पहले सॉल्व किया ना, मैंने रजिस्टर को सॉल्व किया ना कि बैटरी को सॉल्व किया? रेजिस्टर सर, रेजिस्टर का क्रॉस तो निकालते हैं। अपन रजिस्टर को बैटरी को, सर आपकी आवाज कट रही है सर। बैटरी काम करेगी। आवाज कट रहा है। रुको यार, चलिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप कभी भी कोई भी सर्किट के अंदर, मेरी बात सुन लो, बैटरी को सॉल्व नहीं कर सकते, सिर्फ रजिस्टर को सॉल्व कर सकते हो। बैटरी के अंदर करंट वो एज अ सोर्स होगा या एज अ लोड होगा। सुनना, बैटरी के अंदर करंट एज अ सोर्स होगा या एज अ लोड होगा, वो सर्किट को सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कायो, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे ये जो बैटरी है 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 15 वोल्ट। आप देखो इसमें कौन सी बैटरी एज अ सोर्स काम कर रही है, कौन सी बैटरी एज अ लोड काम कर रही है, देख के बताओ। एज अ सोर्स कौन सी काम, 10 वोल्ट वाला अपने, सोर्स की तरह काम कर रहे हैं। 20 हाँ अपने आंसर आ चुके हैं। आंसर आने के बाद पता चलेगा कौन सी बैटरी एज अ सोर्स काम कर रही है और कौन सी बैटरी एज अ लोड काम कर रही है। जैसे देखो 10 वोल्ट में से करंट ऐसे निकल रहा है ना, तो सोर्स और 15 वाला लोड क्या कर रहा है, एज अ सोर्स काम कर रहा है। 20 वोल्ट में करंट ऐसे जा रहा है, देखो लोड वाला काम। सोर्स वाला Source- काम। ना source 20 वाला। वोल्ट भी सोर्स की तरह काम कर रहा है, 20 भी सोर्स की तरह काम कर रहा है। और 5 एम्पियर और ये जो 5 वोल्ट वाला बैटरी है, 15 वोल्ट वाला बैटरी है, लोड वो भी एज अ सोर्स काम कर रहा है। वो भी तीनों के तीनों इस सर्किट के अंदर कैसे काम कर रहे हैं, एज अ सोर्स काम कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है ना कि, जरूरी नहीं, ऐसा कहीं भी जरूरी नहीं है कि अगर एक सोर्स है तो एक लोड होना चाहिए। नहीं, तो आप बोलो सर तो सभी सोर्स हैं तो एनर्जी खा कौन रहा है? अबे 2 रजिस्टर दिख तो नहीं इतने बड़े बड़े, वो एनर्जी खा रहे हैं।
ये जो दो रजिस्टर हैं वो सिस्टम की एनर्जी खाएंगे, और जो दोनों बैटरीज हैं वो एनर्जी देंगे। तीनों बैटरी एनर्जी दे रहे हैं इस बार। तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सारी की सारी जो बैटरीज हैं वो एज अ सोर्स काम करे या एज अ लोड काम करे, या कोई दो काम करे बाकी तीसरी ऐसे करे, कोई जरूरी नहीं है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब तो क्लियर, आगे बढ़ूं? यस सर सर इसमें समझ करंट में जा आया। भी तो रहा है सर, निकल रहा है तो जा भी तो रहा है, तो कैसे डिसाइड किए सोर्स या लोड? अबे कितने गधे हो यार तुम साले, कुछ तो सीखा करो यार। कितनी बार समझाया कि बड़ी बैटरी में से करंट निकल रहा है ना, क्या जा रहा है आ रहा है, वो तो ऑब्वियस है ना गधे। किसी बैटरी में करंट आएगा तो जाएगा नहीं क्या? डायग्राम देख पहले जो पढ़ा है मैंने, बेवकूफ से सवाल पूछ रहे हैं बस। डायग्राम नहीं बता रखा मैंने, सोर्स काम कब करता है, लोड काम कब करता है। आ भी रहा है जा भी रहा है। अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर करता है तो वो लोड काम करता है, और अगर यहां से पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट निकलता है तो ऐसे सोर्स काम करता है। अनपढ़ साले सबके सब आगे बैठ गए। क्या पढ़ा है फिर मैंने ऐसे लोड ऐसे सोर्स में? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब यहां पर बीच में एक रेजिस्टेंस लेस वायर जोड़ रखा है, ठीक है। इसमें कोई रेजिस्टर नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, कुछ नहीं, नथिंग। और ये दे रखा है 20 वोल्ट, और ये दे रखा है 2.5 ओम। इसका मतलब होता है कि इस बैटरी का ये 2.5 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये 10 वोल्ट है और इसमें लिखा है 2 ओम। इसका मतलब है ये 10 वोल्ट है और 2 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है, लेट्स से जो वायर है ए बी, फाइंड करंट इन वायर ए बी, ये सवाल है। देखो सोचो क्या करोगे। इसके अंदर वही है, किसी पॉइंट पे जीरो पोटेंशियल मानो, सर्किट ढंग से बनाओ और सॉल्व करना चालू करो। मेरी बात फिर से गौर करना, अपन करंट सिर्फ उस ब्रांच में निकाल सकते हैं जिस ब्रांच में रजिस्टर हो, और अगर आपने रजिस्टर में करंट निकाल लिया तो उसकी मदद से फिर आप दूसरे वायर्स में निकाल सकते हो। तो मैं ए बी वायर में करंट डायरेक्टली नहीं निकाल सकता, मुझे पहले रजिस्टर्स को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी ए बी वायर में करंट पता चलेगा। सर 13। अरे बहुत बढ़िया, गुड। चलिए ध्यान देते हैं। अब देखो, अगर यहाँ पे 2 ओम दे रखा है तो सबसे पहला स्टेप होता है कि इस 2 ओम को ड्रॉ करो। अब बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप बैटरी के नीचे ड्रॉ करो, चाहो तो ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हो। ऐसा मत सोचना कि बैटरी के नीचे ही ड्रॉ करना पड़ेगा क्या। जैसे मैंने इस बार दोनों में देखो उल्टा पुल्टे ड्रॉ किए, एक में मैंने नेगेटिव पोलैरिटी के साथ में ज्वाइन किया है, एक में मैंने पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ ज्वाइन किया है। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इट इज मतलब मीनिंगलेस, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 2 ओम को बैटरी के ऊपर ड्रॉ करो या बैटरी के नीचे ड्रॉ करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहीं पर भी बस ड्रॉ करो, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या मेरा ये ओरिजिनल सर्किट इस तरह का दिखता है? यस। अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लेता हूं, लेट। ये मैंने अज्यूम कर लिया मेरे हिसाब से। आपको लगता है नहीं सर मैंने तो इसको अज्यूम कर लिया, चलेगा, कोई परेशानी नहीं है। मैंने इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 अज्यूम कर लिया। अगर ये 0 है तो क्या इस वायर के अकॉर्डिंग, जो ए बी वायर है उसके अकॉर्डिंग ये पोटेंशियल 0 हो जाएगा? यस सर। ठीक है। अगर ये 0 हो गया तो ऑटोमेटिकली ये वाला भी 0 हो जाएगा, क्योंकि आप देखो सब
पोटेंशियल ड्रॉप है ही नहीं। इधर 0 है तो ये वाला भी 0 हो जाएगा, समझ में आता है। ये 0 है तो अब देखो यहाँ, अब मैं यहाँ से यहाँ जंप नहीं कर सकता क्योंकि मुझे करंट नहीं पता, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से यहाँ जंप कर सकता हूँ। तो क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल समझ में आ रहा है, कितना आएगा? 20 वोल्ट। +20 तो इम्पोर्टेंट इस बात की है कि आप वोल्टेज कैसे असाइन करते हो। आप किसी भी पॉइंट का 0 मान लो, और अगर कंडक्टिंग वायर है तो उसके अक्रॉस तो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा ही नहीं। तो अगर मैंने इसको 0 अज्यूम किया था तो उसकी मदद से मुझे ये 0 मिल गया, ये 0 मिल गया, ये 0 मिल गया, ये सब 0 मिल गए। अब 0 मिलने के बाद अब देखो, अब मैं यहाँ से यहाँ जंप वापस नहीं कर सकता क्योंकि रेजिस्टेंस में करंट नहीं पता, लेकिन मैं ऊपर से नीचे जंप कर सकता हूँ। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आएगा? -10 वोल्ट। -10 वोल्ट। तो बेटा बस इतनी सी चीज है, इतना समझना कोई, मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा काम है यार। इतना काम कर दिया तो आपका काम हो जाना चाहिए। अब अगर आप खुद सोचो, ये 20 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 0 वोल्ट है, तो क्या करंट इस ब्रांच में ऐसा जाएगा? कितना जाएगा? 20/2.5 कितना हो गया? 8 एम्पियर। 8 एम्पियर। करंट लिखते टाइम आपको सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर के अक्रॉस देखना है। फिर आपको ये नहीं देखना है कि सर बैटरी 20 वोल्ट है, इसका क्या? अबे बैटरी 20 वोल्ट है तभी तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट आया था। तो उसका असर, उसका इफेक्ट ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुका है। तो अब देखो, ये 2.5 ओम है, ठीक है, और ये वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, तो नेचुरल है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस 20 है, रेजिस्टेंस 2.5 है, तो करंट आ गया 8 एम्पियर। तो यहाँ पर 8 एम्पियर करंट ऊपर की तरफ दौड़ गया। अब यहाँ पर इस वाले रेजिस्टेंस पे फोकस करो। इस वाले रेजिस्टेंस पे कितना है? -10, ठीक है, ये कितना है? -10, और ये कितना है? 0। तो क्या करंट ऊपर की तरफ जाना चाहिए? यस सर। हायर से लोअर पोटेंशियल पे जाता है, तो कितना जाएगा? क्या 5 एम्पियर जाना चाहिए? नहीं। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल जाना चाहिए। तो ये 5 एम्पियर है, यहाँ से 8 एम्पियर है, तो यही 5 एम्पियर आगे भी बढ़ेगा। इधर से 5 एम्पियर आ रहा है, इधर से 8 एम्पियर आ रहा है। अब ये दोनों मिलकर किधर जाएंगे? यहीं से गुजरना पड़ेगा ना, 13 एम्पियर। क्वेश्चन हो गया। सर एक बार डायरेक्शन बता दो। डायरेक्शन हमेशा करंट की हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होती है। रजिस्टर को देख, वहां से करंट डिसाइड कर। इस वाले में ये 20 वोल्ट पर है और ये 0 वोल्ट पर है, तो करंट कहाँ से कहाँ जाएगा? हायर से लोअर। यस सर। बस उसमें 0 है और -10 है, तो 0 से -10 की तरफ जाएगा। यस सर। हो गया। सर बोलो। सर जो सर आपने फर्स्ट स्टेप किया सर, वो 0 पोटेंशियल माना सर, मैंने ऊपर वाला माना था सर। हाँ तो ऊपर तो वाला सर मानेगा इसमें- तब भी सेम ही आ रहा है। सर नीचे उतना आ रहा है सर, लेकिन ये 3 बार सर तीनों का 0 हो गया सर, वो समझ में नहीं आ रहा कैसे हो रहा है। क्योंकि कंडक्टिंग वायर जहां जहां पर होगा, जैसे जैसे कनेक्टेड होगा, सबका पोटेंशियल ड्रॉप आएगा ही नहीं। बस नहीं आ रहा है समझ में क्या है? जहां पर भी, अब तू ये देखना, ए और बी के बीच में टेक्निकली ना रजिस्टर है ना बैटरी है, तो ए सर और बी मतलब को मैं डायरेक्टली लगभग कनेक्ट हुआ सेम, तो 0 हो जाएगा। बिल्कुल पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा उस वायर में। ओके सर, ओके सर। तो आपका आंसर यहाँ से आ गया 13 एम्पियर। तो ये क्वेश्चंस के अंदर बस यही ब्यूटी है यार कि आपको पोटेंशियल मानते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाना है, सॉल्व करते जाना है, सॉल्व खुद ही होता चला जाएगा। कोई बहुत बड़े बड़े सवाल नहीं होते हैं, इजी से क्वेश्चन ही होते हैं। चलो देखो, लेट्स से 5 ओम है, 2 ओम है, 10 वोल्ट है। पूछा है फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। करो, ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है। ये तो लिटरली 9-10 क्लास में आप लोग करते थे ऐसे सवाल। तो 7 इन ईच 5 ब्रांच और 2, बच्चे, मतलब 2 ओम में 5 और 5 ओम में 2। हाँ सर। अब देखो आपको बताता हूँ बच्चे लोग क्या करते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है ना, बचपन में जो सीखा है ना वो सिरदर्द बन जाता है। बच्चों को लगेगा कि हाँ यार सर यहाँ पे 5 ओम और 2 ओम तो क्या है? पैरेलल हैं। पैरेलल अगर में। पैरेलल हैं
तो बच्चे क्या करते हैं बताता हूँ। पहले पहले आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। कितना आएगा 5 × 2/5 + 2, कितना आ गया 10/7 ohms। तो क्या मैं इस सर्किट को बने रहना, इस सर्किट को मैं ऐसा बना सकता हूँ 10/7 ohms, और यहाँ पर मेरी बैटरी है 10 वोल्ट, क्योंकि मैंने इन दोनों को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया। कर सकते हैं, ठीक है, कोई गलत नहीं है, कर सकते हो 10/7। और अगर ये रेजिस्टेंस 10/7 है, ये 10 वोल्ट है, तो इसमें बताओ करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, बैटरी में से कितना करंट पास होगा 10/10/7, कितना हो गया 7 एम्पियर आ गया यहाँ से। ये टोटल में। हाँ, ये जो बैटरी से पास होगा वो बता रहा हूँ मैं। बैटरी से इतना ही निकलेगा करंट आई। यस सर। यस सर, यही है। तो यहाँ से आ गया 7 एम्पियर। इस तरीके से बच्चे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप जरा थोड़ा दिमाग लगाओ, इसमें इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर मेरे पास इस तरह का रेजिस्टेंस है, इस तरह की बैटरी है, मुझे कितना बैटरी दे रखा है 10 वोल्ट दे रखा है, ये 5 ओम है, ये 2 ओम है। मैंने आपको क्या बताया ट्रिक, कभी भी किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान लो, ये जीरो है, तो क्या लॉजिकली ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अबे रेजिस्टर के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है, दुनिया खत्म हो गई ना। कितना Yes. करंट जा रहा है इसमें 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। इस पे कितना करंट जा रहा है 5 एम्पियर। 5। अब जरा खुद सोचो, यहाँ से जा रहा है 2 एम्पियर, इधर जा रहा है 5 एम्पियर, तो यहाँ से 7 एम्पियर आ रहा होगा तभी ना पॉसिबल है। इस जंक्शन के बारे में सोचो, देखे समझ में आ जाएगा। यस यस। सर, 2 और 5 किसे जा रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है तेरे को रजिस्टर के अक्रॉस कितना है? हाँ, 5 ओम और 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है कि नहीं पता है? यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस को करंट बोलते हैं भाई। तो ऐसे कर सकते हो। तो अपने तरीके हैं। अगर आप एक बात समझो, मैं इस प्रॉब्लम से ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमेशा ध्यान रहे, दिमाग के अंदर एक बात ध्यान रहे, अगर आप रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आसानी से निकाल सकते हो, उससे अच्छा कुछ नहीं है दुनिया में। क्योंकि जैसे ही रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिला, जैसे आपको दिख गया यहाँ पे 5 ओम 2 ओम दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 है। पोटेंशियल डिफरेंस 10 पता है, रेजिस्टेंस से डिवाइड करते ही साला करंट प्रकट हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल अगर ऊपर वाली ब्रांच में 2, बीच वाली ब्रांच में 5, तो ये आया कहाँ से होगा? अबे आया तो बैटरी में से ही होगा। तो 2 और 5 दोनों करंट कहाँ से आएंगे? बैटरी में से। तो बैटरी में से 7 एम्पियर आएगा। ये हो गया सवाल। तो ऑब्सेशन मत बनाना कि यार हमेशा पैरेलल सर्किट को सॉल्व करेंगे उससे ही होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे देखो इस तरह के सवाल भी आते हैं। लेट से यहाँ से 10 एम्पियर आ रहा है, ये 5 ओम है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है सब में बढ़ जाएगा, तीनों में करंट बढ़ेगा और फिर वापस 10 एम्पियर यहाँ से वापस निकल जाएगा, करेक्ट। आपसे Yes, पूछा है फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। सोचो, देखो, करो क्या करोगे। अब इस बार दिक्कत ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी नाम की कोई चीज बताई नहीं है। यस सर। सीधा ऐसा सोच लो कि इस बार करंट ही बता दिया, डायरेक्टली बोल दिया कि 10 एम्पियर करंट आएगा और 10 एम्पियर निकल जाएगा। तो बताओ कितने में कितना जाएगा? अब ये सवाल कैसे करते हो? आप लोगों ने ये सब भी किए हुए हैं बचपन में। रेशियो अभी लेकर करेंगे सर, करते हैं। हाँ, टाइम दे रहा हूँ मैं, करो अपने हिसाब से, मैं बताता हूँ कैसे करना है।
आया बच्चे किसी का आंसर? सर एक सेकंड सर, टाइम थोड़ा सा टाइम। सर ऊपर वाला में 60/31, फिर सेकंड में 100/31। बहुत सही है, चलो बहुत ही बढ़िया, डन है। अब मेरी बात सुनो, कई बच्चे पता है क्या करते हैं, 10 एम्पियर को बांट देते हैं, इसमें 2 एम्पियर, इसमें 3 एम्पियर और इसमें 5 एम्पियर है। एक बार के लिए फीलिंग, अगर मान लो, अगर सच बता रहा हूँ मैं, ऑनेस्टली बताना, अगर ऑप्शन दिया होता ना, आधे बच्चे टिक करके आ जाते हैं हाँ सही है। ऊपर वाले में 2, बीच वाले में 3, नीचे वाले में 5, और टोटल 10 भी हो रहा है, लगता है कि हाँ हाँ सही है मस्त है, और बस वही रायता फैल जाएगा। क्योंकि वो एक ऐसा खाली, ऐसा वो कई बार वो छलावा होता है जिंदगी में कि हाँ यार ऐसा लग तो रहा है, सही तो लग रहा है, लेकिन वो सही नहीं होता। कैलकुलेशन देखो ढंग से करेंगे। आप इस बात को पहले तो महसूस करो। लेट से मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल ए बोलता हूँ, या इसका नाम ए दे देता हूँ, इसका नाम मैं बी दे देता हूँ, बने रहना, ठीक है। तो क्या इन तीनों ब्रांचेस में पहले मैं आर इक्विवेलेंट निकाल सकता हूँ आसानी से, तीनों रेजिस्टर्स का? 1/5 प्लस 1/3 प्लस 1/2। 31/30। तो आर इक्विवेलेंट कितना आया? 30/31। यस सर, 150/31 है। 150 कितना है, एक बार मुझे बता। 30/31 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस आ सर, रहा यस है सर, सर, आ रहा है। यस सर 30/30। आ रहा है ना? हाँ ठीक है। अब प्लीज सब शांत रहेंगे, मेरी बात सब लोग सुनेंगे। जिसका आ गया वो भी शांत रहो, अभी खाली सुनते जाओ। आर इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया, तो क्या टेक्निकली आपने इस तरह की एक ब्रांच बना दी है जहां पर ये एक ए पॉइंट है, ये एक बी पॉइंट है, बात को समझना है ना। और यहाँ से 10 एम्पियर करंट आ रहा है, तो यहाँ से 10 एम्पियर करंट निकल जा रहा है, और इस रेजिस्टर का वैल्यू टेक्निकली 30/31 ओम है। यहाँ तक आपको समझ में आता है? तो इससे आपको एक बहुत तगड़ी चीज पता लग गई। पता है क्या पता लगा आपको? वी ए पोटेंशियल माइनस वीबी की वैल्यू डिफरेंस। पता लग गई। यस आपको वी ए माइनस वीबी की वैल्यू मिल गई, जो किसके बराबर होगी? खुद सोचो, 300/31 वोल्ट। 31, ये यस सर। क्या लगाया मैंने? अबे ओम्स लॉ, आई इंटू आर, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आई आर। करंट मुझे पहले ही पता है, रेजिस्टेंस मुझे पहले ही पता है, तो वी ए माइनस वीबी की वैल्यू मिल गई बच्चे। अगर वी ए माइनस वीबी मिल गई तो जिंदगी सेट हो गई ना। अब आप मुझे बताओ, क्या 5 ओम के अक्रॉस, 3 ओम के अक्रॉस, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही है? यस यस सर। सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है। तो क्या मैं, जैसे अगर सबका नाम मैं I1 दे दूं, इसका मैं I2 दे दूं, इसका मैं अगर I3 दे दूं, तो क्या है यहाँ पे नेचुरली I1 की वैल्यू होनी चाहिए वी ए माइनस वी बी अपॉन 5। तो कितना हो गया? 60/31 एम्पियर। ठीक है। सिमिलरली I2 की वैल्यू लिखोगे तो I2 कितना था, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 100/31। और सिमिलरली I3 की वैल्यू आ जाएगी, कौन था, 2 था, तो 150/31। क्या बात समझ में आई? यस सर। तो अब है ना, अब ऐसे आप बोलोगे सर ऐसे हर बार ऐसे करना पड़ेगा क्या? देखो तरीका तो यही है, तरीका तो यही है, इस तरीके से ही करना है, लेकिन आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ क्या करना है उसकी। तो ताकि क्या, कैलकुलेशन आप फास्ट कर सको। हमेशा करंट जो होता है, जो ब्रांचेस में, 2 ब्रांच में जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो दिमाग में रख लो हमेशा इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। ये पता है सबको? सर क्या बोले हैं सर? जैसे बताता हूँ, चलो इसको एक बार कॉपी करो, इसको फिर मैं बताता हूँ आपको। यस सर, लिख ली। जिसका हो गया वो ठीक है, मैं टाइम दे रहा हूँ, फटाफट कॉपी करो उसको। चलिए कॉपी किया। अब बता रहा हूँ, देखो जैसे, तो जनरलाइज कर रहा हूं मैं, जनरलाइज क्या कर रहा हूँ, जैसे मान लो कि यहाँ से करंट आई आया, ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस में करंट टूट रहा है, समझ में आ गया? लेट्स से ये I1, ये I2, I3, I4, I5, ऐसे बहुत सारी ब्रांच में टूट रहा है, और वापस I करंट निकल रहा है। I1 की वैल्यू पता है कितनी होगी? I इंटू आर इक्विवेलेंट। खुद सोचो ना, I इंटू आर इक्विवेलेंट क्या चीज बताएगा मुझे? क्या पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा? यस सर। अपॉन R1। देखो समझो, कोई बड़ी बात नहीं कर दी, एकदम आसान सी चीज है। यस सर। तो I आर इक्विवेलेंट अपॉन R1, ये आपका सीधा सीधा I1 है। ठीक है। I2 कैसे लिखोगे?
आई इंटू आर इक्विवेलेंट अपॉन R2। क्या ऐसे करते हुए सबको सबकी वैल्यूज लिख सकते हो? यस सर। ठीक है, तो आपको लगे सर जनरलाइजिंग है, तो लॉजिक है, समझ में आ ही रहा है, बड़ी बात नहीं है। हाँ सही है, लेकिन कई बार क्या होता है ना बेटा, जब कैलकुलेशन फास्ट करनी होती है, आपको क्या लगता है कि एग्जाम में सवाल ये तो नहीं आएगा कि बताओ इसमें कितना कितना करंट जा रहा है? बहुत बड़े बड़े सवाल आएंगे। तो ये सब जो छोटे छोटे एस्पेक्ट होते हैं, जब आपको पहले से क्लियर है तो उन बड़े सवालों को जल्दी कर पाओगे। ये करंट आया, अब जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि करंट है, ठीक है, बने रहना। जैसे मान लो 9 एम्पियर करंट आ रहा है और मैंने बोल दिया कि ये रेजिस्टेंस 3 ओम है और ये रेजिस्टेंस 4 ओम है, बताओ कितना करंट जाना है, कितना करंट जाना है? तो अब यहाँ पे दो ही ब्रांचेज हैं, क्या है, दो ही ब्रांचेज हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो करंट जो जाता है ना, करंट जो जाता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन में जाता है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब है जैसे करंट डिस्ट्रीब्यूट्स जो होता है पैरेलल ब्रांचेस में, वो रेजिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शन में जाता है। तो 9 एम्पियर को मुझे 4:3 में तोड़ना है। किस में तोड़ना है? 9 एम्पियर को 4:3 में तोड़ना है। तो ये इसका रेशियो, रेजिस्टर का रेशियो कितना है? 3/4 आएगा यहाँ पे, यस देखो। ठीक है, तो इसके इनवर्स प्रोपोर्शन में करंट को भेजो और लॉजिकली चलो, क्या जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उधर करंट कम जाएगा? अब जहां पे Yes. रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे करंट ज्यादा क्यों जाएगा, है ना? तो अगर 9 एम्पियर है ये, तो 9 एम्पियर में से मैक्सिमम पार्ट ऊपर से निकलेगा और नीचे से कम पार्ट निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो अब ऊपर से कितना करंट निकलेगा? तो आपको बता रहा हूँ, 9 इंटू सीधा सीधा 4/7। नीचे कितना निकलेगा? 9 इंटू 3/7। अबे 3:4 को 4:3 में अगर मुझे तोड़ना है, किसको? 9 को। 9 को अगर 4:3 में तोड़ना है तो कैसे करूंगा? 9 इंटू 4/7 और 9 इंटू 3/7। अबे रेशियो में तोड़ना तो आता है सबको। आता है सर। ठीक है, मैंने क्या बोला? करंट को मैंने इनवर्स रेशियो में तोड़ दिया। करंट डिस्ट्रीब्यूट्स in inverse ratio of the resistance. ये तो अलग से एग्जांपल दिया है मैंने ऐसे ही समझाने के लिए कि 9 एम्पियर आ रहा है और 3 और 4 में बांटना है। तो यार ये समझ में आने वाली बात है कि लोअर रेजिस्टेंस में ज्यादा करंट जाएगा, हायर रेजिस्टेंस में कम करंट जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली कितना जाएगा? तो या तो आप फिर ये फॉर्मूला लगा लो, आई आर इक्विवेलेंट अपॉन R1, यहाँ से भी सेम आंसर आएगा। लेकिन जब दो रजिस्टर में बांट रहा हो ना, तो काहे आर इक्विवेलेंट और ये सब टाइम पास में फंसोगे? आप तो सीधे सीधे जो रेजिस्टेंस का इनवर्स रेशियो है उस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। रेजिस्टेंस का रेशियो यहाँ पे 3:4 है, तो इनवर्स रेशियो क्या होगा? 4:3। अगर 4:3 इनवर्स रेशियो है तो ऊपर वाले में जाएगा 9 इंटू 4/7, नीचे वाले में जाएगा 9 इंटू 3/7, खत्म। यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है भाई, इतना फंडामेंटल से तो कभी जिंदगी में नहीं सिखाया मैंने कि भाई इनवर्स रेशियो कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे आधे लोगों को तो इनवर्स रेशियो में बोल रहा हूँ वो भी समझ नहीं आ रहा है। तो इनवर्स रेशियो ये बचपन वाली चीज है बेटा, ये कोई अपन 11th-12th में नहीं सीखते। रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट्स इट। रेशियो में आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, फटाफट करना है तो। अदरवाइज ये तरीका तो हमेशा ही है, फिर इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कर लो, ये तो जनरल रिजल्ट है। ये तो 2 ब्रांच में तोड़ो या 500 ब्रांच में तोड़ो, ये तो वैलिड ही है। लेकिन मोस्टली आपके सामने 2 ब्रांचेस आती हैं। कितनी आती हैं? 2 ब्रांचेस। जब 2 ब्रांचेस आती हैं तो फटाफट करना है, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, बस ये मकसद है मेरा समझाने का। बाकी तो आप क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूट करना कोई बड़ा काम नहीं है। किसी को 10 सेकंड लगेंगे, किसी को 1 मिनट लगेगा। अपनी कोशिश होनी चाहिए कि अपना 10 सेकंड में हो जाए। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ उसमें। नेक्स्ट लिखेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए चलो, लास्ट लाइन। हाँ, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। हो गया सर। अब देखो कहानी क्या चल रही है। अपने पास एक आर एक्सटर्नल है ना, ये कैपिटल आर मान लो, और ये अपने पास एक बैटरी है और एक स्मॉल आर है। ये अपना बैटरी है। अब टास्क ये है कि इस कैपिटल आर की वैल्यू, जब भी कैपिटल आर पे ऐसा एरो बना रखा हो ना, इसका मतलब होता है कि ये वेरिएबल रजिस्टर है। इसको रियोस्टेट भी बोलते हैं, है ना, ऐसा एक नाम होता है। अगर कभी भी रजिस्टर के ऊपर लिखा हो तो इसको रियोस्टेट, ऐसा कई बार आप टर्म देखोगे, या फिर आपके लिए इसका मीनिंग होता है वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है,
जब भी किसी आर के ऊपर ऐसा एरो बना रखा हो, इसका मतलब है कि वो कैपिटल आर कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। कोई नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर अपना टास्क क्या है, अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ये है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल आर पावर थ्रू कैपिटल आर इज मैक्सिमम। अपना इस बार ऑब्जेक्टिव यह है पता लगाना कि कैपिटल आर की क्या वैल्यू हो। बैटरी गिवन है, बैटरी में ईएमएफ और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा। अब कैपिटल आर की क्या वैल्यू हो कि उसमें से पावर मैक्सिमम निकले। बात समझ में आ गई? तो देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो पहले तो पावर लिखेंगे भैया, इस रजिस्टर आर में से कितना पावर निकलेगा। पावर क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। लिखूंगा ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू आर। आई डोंट थिंक सो इसको समझने में किसी को तकलीफ है। करंट क्या लिखा मैंने, बैटरी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है यहाँ तक? यस सर। चलिए, तो ये अपना पावर है कि कैपिटल आर की जो भी वैल्यू होगी, कैपिटल आर की बच्चे जो भी वैल्यू होगी, अपन इस तरीके से देख सकते हैं कि हाँ यार, पावर कैपिटल आर की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। अब मुझे पावर मैक्सिमम चाहिए। अगर मुझे फॉर पी आर मैक्सिमम किसी भी चीज का मैक्सिमम करना होता है तो अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। उसका रेजिस्टेंस डिफरेंशिएट करके जीरो कर देंगे। और दूसरा वेरिएबल कौन है सिस्टम में, कैपिटल ई तो कांस्टेंट है, स्मॉल आर तो कांस्टेंट है, तो कैपिटल दूसरा आर वेरिएबल होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो मुझे पावर मैक्सिमम करना है, तो मैंने डीपी बाई डी आर को क्या कर दिया, जीरो। अगर डीपी बाई डी आर को जीरो करूंगा, उसको डिफरेंशिएट करना अपने को आता है, डिवीजन रूल लगा लो, आर प्लस आर की पावर 4 हो जाएगा। ओके हाँ 4 हो गया। तो यहाँ पर आ गया आर प्लस आर का होल स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कितना हो गया 1 माइनस ये आर रह गया, ये हो गया 2 आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आता है? सर ऊपर वाले का ई डिफरेंशिएट स्क्वायर किया, होगा ना? होगा ना? ऊपर वाले का क्या, ई सर वो स्क्वायर होगा ना लेफ्ट डेरिवेटिव? साइड में। अरे वो तो कॉमन है ना यार, कॉमन कांस्टेंट निकाल के फेंक देना उसको। अच्छा ये हाँ सर ठीक है। डिफरेंशिएट कर रहे हो तो सिर्फ आप वेरिएबल फोकस करो ना, कांस्टेंट तो वैसे भी टाइम पास ही कर रहे हैं। चलिए, तो यहां से क्या मिला, आर प्लस आर इक्वल टू 2r, तो देयरफॉर आर की वैल्यू क्या मिल गई, स्मॉल आर। तो जब कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर होती है, डिफरेंशिएट करके जीरो कर देना। अब ये तब इस पे फोकस नहीं करना कि डिफरेंशिएट कैसे किया, वो तो भाई आता है तुम्हें। मैं इस बात पे फोकस कर रहा हूँ कि जब डिफरेंशिएट करके जीरो किया तो कैपिटल आर की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो गई। भाई ये तो बहुत तगड़ी चीज है। मैथमेटिकली क्या हुआ कि मुझे अगर इसका पावर मैक्सिमम करना है, मैथमेटिकली समझना, फिजिक्स तो बाद में बताऊंगा मैं। मुझे अगर इसमें पावर मैक्सिमम करना है, तो जब इसकी वैल्यू इसके अलावा जो रजिस्टर है सर्किट में उसके बराबर हो जाता है, ठीक है, तो पावर मैक्सिमम आएगी। वापस समझाता हूँ, ढंग से देखो। आपने स्टेटमेंट क्या देखा, सॉल्व करके क्या पता चला कि जब कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के बराबर होगी, तब इस कैपिटल आर में से मैक्सिमम पावर निकलेगा। ये बात समझ में आई, प्रूव हो गया अपना? ठीक है। यस। जैसे मान लो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि यार एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू R2 है या जिसकी वैल्यू R है ना, या R डैश मान लो। एक बैटरी है जो कि आइडियल है, ये बैटरी आइडियल है, बने रहना। और एक और रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू R0 है, ठीक है। और चलो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r भी दे रखा, सब दे रखा है। अब मैं देखता हूँ जरा कितने लोगों को समझ में आता है ये थ्योरी कैसे पकड़ते हैं आप लोग। ये आइडियल बाइडियल कुछ नहीं, चलो EMF E, रेजिस्टेंस स्मॉल r, R0 ये सब, और ये स्मॉल तुम्हारा वेरिएबल है। करेक्ट, समझ में आ गया भाषा में बोल रहा हूँ। अब मैं पूछूं आपसे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ R डैश पावर थ्रू R डैश इज मैक्सिमम। तो अब देखो मैथ्स को क्या लेना देना यार, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग मैं क्या बोलूंगा। जैसे ऊपर वाले डायग्राम में क्या हुआ, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग सोचो, क्या कैपिटल आर की वैल्यू जब सर्किट के बचे हुए रेजिस्टेंस के बराबर हो गई तो उसमें से मैक्सिमम पावर आया था कि नहीं आया था? आया था सर, स्मॉल आर प्लस आर नोट के बराबर हो जाएगा। एग्जैक्टली तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, जो आर डैश की वैल्यू होगी वो आर प्लस आर नॉट के बराबर होगी। समझ में आया? हाँ सर। मैथ्स को क्या मतलब है यार, मैथ्स के लिए तो क्या चीज हुई
कि यार आप जब इक्वेशन बनाओगे इस बार खुद सोचो, और जब इक्वेशन बनाओगे तो स्मॉल आर की जगह इस बार क्या लिखते, जो मैंने नीचे सर्किट बनाया उसके अंदर स्मॉल आर की जगह क्या आ जाता, आर प्लस आर नॉट आ जाता। जहां जहां पे भी स्मॉल आर है वहां पे आर प्लस आर नॉट आ जाएगा, अगर इस तरह का सर्किट दिया होगा तो मैथमेटिक्स तो वैसे सॉल्व करेगा उसको। तो इट्स जस्ट अ नंबर, इट्स जस्ट एन एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन देकर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये भले ही मैंने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इसका मैं एक स्टेटमेंट लिखवा सकता हूँ ऑफिशियल, लेकिन कुछ नहीं है आपके लिए, ये सिर्फ एक प्रॉब्लम है। क्या है आपके लिए? एक प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? मुझे कैपिटल आर में से अगर मैक्सिमम पावर निकालना है, कैपिटल आर में से मैक्सिमम पावर निकालना है, तो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू उस सर्किट के बचे हुए रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। क्या कहानी समझ में आई? यस तो वहां से आपका आंसर आ जाएगा। अब एक बार कॉपी कर लो इसको, फिर मैं और एग्जांपल देता हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा, मतलब कुछ है नहीं। हमेशा ध्यान रखना कि जिस रजिस्टर में से आपको मैक्सिमम पावर करवाना है, ऑब्वियसली जो वेरिएबल रजिस्टर है उसमें से मैक्सिमम पावर तभी आएगा जब उसकी वैल्यू सर्किट के बचे हुए रेजिस्टेंस के बराबर होगी। यस सर। इससे सिंपल स्टेटमेंट और मैं क्या बोलूं, एकदम सिंपल भाषा में मैंने बता दिया। उसका रेजिस्टेंस सर्किट के बचे हुए रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, उस मोमेंट पे उस वेरिएबल रजिस्टर में से मैक्सिमम पावर आएगा। सर ऊपर कर दीजिए। हाँ बेटा। आप खुद देखो ना, अगर मैं कैपिटल आर की वैल्यू को 0 कर दूं, इस फॉर्मूले को देखो, क्या पावर लगभग 0 हो रहा है? ऑब्वियसली अगर रजिस्टर का वैल्यू नहीं होगा तो आई स्क्वायर आर होता है पावर, आर ही खत्म कर दिया तो 0 हो गया। और अगर मैं कैपिटल आर को इनफाइनाइट कर दूं तो इनफाइनाइट करंट हो जाए, मतलब क्या, तो अभी खुद सोचो ना, क्या इनफाइनाइट पावर आएगा? रजिस्टर इनफाइनाइट हो जाएगा तो नो जीरो पावर आएगा। हाँ जीरो एग्जैक्टली आएगा। बात समझ रहे हो। तो रेजिस्टेंस को मैं जब बहुत छोटा रखता हूँ तो भी पावर लगभग 0 है, और रेजिस्टेंस को बहुत बड़ा देता हूँ तब भी पावर 0 है। मतलब कोई ना कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी जहाँ पर पावर मैक्सिमम हो रहा है। यस वही तो सॉल्व किया अपन ने। यस सर, क्योंकि पावर आई स्क्वायर आर आई पे भी डिपेंडेंट है और आई आर पे डिपेंडेंट। हाँ पावर सिर्फ आर पे डिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल सही पकड़े है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, करंट और आर दोनों पे डिपेंडेंट है, और करंट साला खुद आर का फंक्शन है। यस करंट खुद आर का फंक्शन है। इसका मतलब है अगर तुम आर को बढ़ाते हो और तुम नजर सिर्फ इस पे रखते हो तो गलती है, क्योंकि आर तो साला ये भी तो बढ़ेगा। तो जब मैं आर को इनफाइनाइट करता हूँ तब भी पावर लगभग 0 के आसपास जा रहा है, और जब मैं आर को 0 कर रहा हूँ तब भी पावर 0 के आसपास जा रहा है। और अपने को पता है पावर आर इक्वल टू 0 पे भी 0 है, आर इक्वल टू इनफाइनाइट पे भी 0 है, तो साला हर जगह 0 थोड़ी है। तो मतलब कहीं ना कहीं मैक्सिमा आया होगा ना, यस और वो आर इक्वल टू आर पर मैक्सिमा आया होगा। मैं ये समझा रहा हूँ। करो करो कॉपी करो यार जल्दी। लिख लिए सर। नो सर। हाँ ठीक है करो। सेम क्वेश्चन। Sir, R dash equals to 5 R naught by 3. 5 R naught by 3 बिल्कुल ठीक।
वापस टास्क क्या है अपना, आपको ये समझना है कि आर डैश के अलावा सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों को मर्ज कर सकते हो, ये दोनों पैरेलल ब्रांचेस, तो क्या डायग्राम बन जाएगा, ये तो आर डैश है ही। तो क्या ये 2R0/3 बन जाएगा, ये R0 बन जाएगा, ये बन जाएगा, तो आर डैश का वैल्यू कितना हो गया 5R0/3। क्या कहानी अब तो समझ में आ गई यार। यस सर। ठीक है, तो जिस रेजिस्टर में से मैक्सिमम पावर चाहिए तो ऑटोमेटिकली समझ लो उस रेजिस्टर में की जो वैल्यू होती है वो सर्किट के बचे हुए रेजिस्टेंस के बराबर होती है, और उसके लिए आर इक्विवेलेंट निकालना है। उस रजिस्टर को छेड़ना नहीं है, इस आर डैश को मत छेड़ो, इसके अलावा जो बचे हुए हैं उन सबको मर्ज कर करा के पैरेलल सीरीज का जो भी कॉम्बिनेशन बन रहा है उसको सॉल्व करके आंसर तक पहुंच जाओ। लिखो। सर अगर कोई बैटरी में मतलब कोई बैटरी में अगर रेजिस्टेंस इंटरनल 0 है, इसका मतलब ये हो गया कि वो आइडियल बैटरी है ना सर? हाँ बेटा। और सर अगर कोई रेजिस्टर मतलब जो रेजिस्टर है उसका, जैसे ये वेरिएबल रेजिस्टर है रियोस्टेट, इसका अगर हम लोग आर डैश 0 कर दिए तो सर सारा करंट इसी से फ्लो हो जाएगा। कहाँ से फ्लो हो जाएगा? आर डैश से सर, मतलब रेजिस्टेंस अगर 0 कर दिए तो सर पर अरे इनफाइनाइट तो नहीं, ऐसा कंडक्टेंस। नहीं होता, ऐसा नहीं होता ना, इंटरनल रेजिस्टेंस तो है ही है ना। अच्छा हाँ सर, सिस्टम का कहाँ 0? सिस्टम का 0 नहीं है। चलो कॉपी किया। सर बात क्या है सर? कर लिया सर, कर लिया। सर हल्का ऊपर एक बार। हो गया सर। तो देखो जो मैं बता रहा था, नोट करने वाली बात वो यही है। When R dash tends to 0, power through R tends to 0, and when R dash tends to infinite, power through R also tends to 0। इसका मतलब है जो ग्राफ बनेगा इसका कुछ इस तरह का बनता है, इसको इन्वर्टेड बेल डायग्राम कहते हैं। मतलब इन्वर्टेड बेल क्या मतलब, सिंपल बेल डायग्राम ही है। और इस आर डैश की वैल्यू के साथ मैं ग्राफ बना रहा हूँ, इसका ग्राफ कुछ लगभग इस तरह का आता है। और ये जो मैक्सिमम पावर आएगा वो कहां पर आएगा, एट आर डैश इक्वल टू स्मॉल आर। ठीक है, अगर मैं इस तरह की सर्किट बना रहा हूँ, सर्किट कौन सी है, ये वाली। इस सर्किट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस सर्किट में अगर मैं पावर की बात करूं थ्रू रेजिस्टर आर डैश, तो वो इस तरीके से वेरी करता है, और यहाँ पर आपका पी मैक्स आएगा। कहानी क्लियर? सर जब आर डैश 0 हो रहा है तब तो इनफाइनाइट की तरफ जाना चाहिए ना पावर को। क्यों भाई? अच्छा दिमाग से खाली है क्या हाँ तेरा? सर, सॉरी सर। 0 ही होगा ना वो तो। हाँ सर, करंट इनफाइनाइट, करंट भी 0। हम्म। ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं, कॉपी कर लो एक बार आप लोग। इसके बाद क्लास है क्या आप लोगों की? अच्छा सर। ओके है, ठीक है। सर आपका लास्ट तो ठीक रहता है, आप एक्सटेंड नहीं करते। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को तो बताओ। होमवर्क हाँ मैं अभी ग्रुप पे अभी शेयर कर दूंगा। ठीक है, सर एक बार देख लूंगा मैं। क्या बेटा? पीडीएफ भी शेयर कर दिया सकेंगे, छूट गया था। पीडीएफ कॉपी करने का टाइम देता हूँ यार, पीडीएफ आवाज नहीं आई सर। थैंक यू सर, बाय सर।